लेकिन जितने ओबीसी के नेता हैं, खासकर मैं ओबीसी को मैं ट्रोल कर रहा हूँ, जितने ओबीसी के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, सब के सब जाके वहाँ पे तलवे चाट रहे हैं। किसी की हैसियत नहीं है कि अपने भागीदारी हिस्सेदारी की हम बात वहाँ रख सकें। तो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ओबीसी और दलित को, जो उसमें राजनीति कर रहे हैं, कोई पदाधिकारी हो, उसको समय समय पर उसकी औकात बताते हैं कि तुम्हारी औकात इतना ही। तीन पिछड़ा का और दलित का अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, ये सब के सब चुप बैठे अपनी कुर्सी बचाने में बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं आज हम देख लें तो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, सबसे दुर्दिन काल चल रहा है। उतना ही नहीं, अभी कल जो सोशल मीडिया पर जारी हुआ, पूरे विश्व में सबसे खुश देशों का एक लिस्ट जारी हुआ, जिसमें हम पाकिस्तान से पीछे हैं कि ओबीसी की सीट में शिवानी उपाध्याय, मिश्रा जी, तिवारी, तमाम फॉरवर्ड के लोग, वो जनरल के लोग, ओबीसी की सीट में उन्हों का नाम आया था, आपने देखा होगा। लेकिन इस पर इनकी जुबान नहीं खुली। आए दिन लगातार आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम्स और आज हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र भारती जी हैं और आज हम इनसे कुछ सामाजिक मुद्दों पे और कुछ राजनीतिक मुद्दों पे बात करेंगे और देखते हैं इनका क्या फीडबैक निकल के सामने आता है, क्योंकि आज इस समय की वर्तमान राजनीति काफी अलग तरीके से चल रही है। पिछली राजनीति अगर उठा के देखा जाए तो दोनों में काफी बदलाव नजर आता है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आपके चैनल को, और आपके चैनल से जितने दर्शक साथी हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ आज वी टाइम्स के संपादक आदरणीय विवेक चौहान जी का जन्मदिन है, और आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ साथ में आपकी हम दीर्घायु की कामना करते हैं। आप इसी तरह संघर्ष करें और आगे बढ़ें। तो आज सवालों की शुरुआत करते हैं आपसे। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में अरविंद राजभर के द्वारा, हम उन्हीं अरविंद राजभर की बात कर रहे हैं जो ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र हैं और सुहेलदेव पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए या पदाधिकारी कह लीजिए, वो भी हाल ही में रेलवे स्टेशन का जायजा लिए, जिसपे तमाम तरीके की प्रतिक्रिया और बातें चल रही है। उसको कैसे आप देखते हैं? अरविंद राजभर जी जो रेलवे का जायजा लिए हैं, वह सिर्फ एक पार्टी के पदाधिकारी हैं, वह जनता द्वारा चुने नहीं गए हैं। और जो उनके पिताजी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके जायजा लेने से, उनके आने से, उनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो जनता के द्वारा चुन करके माननीय राजू राय जी को सदन में भेजा गया है, माननीय राजू राय जी सदन में बात को रखे हैं, मुद्दा भी उठाए थे, और जो कल्याण होगा वहाँ से विकास होगा, सदन से होगा, सरकार द्वारा होगा। और ये एक पिताजी की अपने विरासत पे, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर की विरासत कह लीजिए, या वह सत्ता में है, उनके अनुसार उनको समझ में आया होगा, उनके द्वारा भेजा गया होगा कि आप जाओ जायजा कर लो। लेकिन इनका जायजा करना कोई मतलब, जायजा अभी आम जनमानस भी, जो सामाजिक कार्यकर्ता वो भी जायजा करके अपना लेकर के लिख के भेज सकता है सरकार को। तो हमारे समझ से बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है और उनका जाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री हैं, सत्ता में है, पंचायती राज के कैबिनेट मंत्री हैं, और उससे संबंधित काम रहता तो कुछ समझ में आता, उसमें काम होता। अभी आपने जो और आपसे मैं करूँगा, फिलहाल ये सवाल मुझे भाजपा के बड़े कद्दावर नेता और सरकार में बैठे लोगों से करना चाहिए और आगे मैं करूँगा भी। तो एक सवाल मेरा ये है कि अरविंद राजभर जिस तरीके से हुटर के साथ और प्रशासन लेकर चलते हैं, जिस तरीके से सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, मतलब क्यों, क्या जनता के चुने गए पदाधिकारी बने हैं या सरकार द्वारा कुछ उनको नियुक्ति मिली है, क्यों ऐसे चलते हैं? वर्तमान की स्थिति में आदरणीय अरविंद राजभर जी एक पार्टी के पदाधिकारी हैं, पूर्व में राज्य मंत्री थे भाजपा गठबंधन से, और आज संजोग से भाजपा से गठबंधन है। तो जैसे कल परसों आपने एक बयान देखा होगा, मीडिया में चल रहा था कि जो भाजपा में आइए और जितना आपका धारा मुकदमा समाप्त करवाइए।
तो ये भाजपा, ये अपने सत्ता का, इसको मैं कह लूं कि तो दुरुपयोग माना जाएगा। यदि जनमानस द्वारा चुन के गए होते तो उनको जो व्यवस्था मिलती वो नहीं। अब भाजपा सरकार से जो इसमें जुड़े हैं, गठबंधन में हैं, वह कोई संवैधानिक पद पे नहीं है। यदि संवैधानिक दायरे में देखेंगे तो वह असंवैधानिक है। उनको वो व्यवस्था मिलनी नहीं चाहिए, हुटर बांधने का अधिकार नहीं है। या उनको जो तमाम उनके पास जो व्यवस्था दी गई है, चाहे हो सकता है कि जो उनके पिताजी को व्यवस्था मिली उसमें से कुछ डिवाइड किए हों, यदि सरकार से मिली हो तो ऐसी व्यवस्था उनको जो दिया गया है वो असंवैधानिक है। हमारे यहाँ जो आपसे मैं करना चाहूँगा, और आप भी पिछले समय में देखा जाए तो आप भी सुभाषपा के पदाधिकारी रहे हैं। जी जी। तो ऐसी समस्या आन पड़ी कि आपको छोड़ के फिर दूसरा राजभर समाज को लेकर नया संगठन तैयार करना पड़ा? देखिए, संगठन तैयार तो हम नहीं किए, संगठन तैयार करने वाले माननीय महेंद्र राजभर जी हैं, जो वर्तमान में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सबसे करीबी माने जाते थे। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के सबसे करीबी माने जाते थे और उनके संगठन का यदि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बाद यदि किसी का स्थान आता था तो माननीय महेंद्र राजभर जी को लोग देखते थे उनके नज़र में कि दूसरे व्यक्ति हैं। लेकिन सन 2022 में गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी द्वारा 17 सीट दिया गया उस गठबंधन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, जिसमें से 9 सीट सुरक्षित थी, 8 सीट सामान्य थी और 17 सीट में यदि सिर्फ पिता पुत्र को छोड़ दिया जाए तो एक भी पार्टी के पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़े। और माननीय महेंद्र राजभर जी का कहना था कि 17 सीट है तो कम से कम 1 दर्जन लोग को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा लीजिए। जो 20 वर्ष से 12 वर्ष से 15 वर्ष से 10 साल जो संघर्ष किया है, आपके साथ रहा है, वह चुनाव जीते हारे अलग विषय है, कम से कम उसको तसल्ली मिलेगी कि हमने चुनाव में संघर्ष किया, जीत हार अलग विषय है। उस दौरान उनकी बात नहीं माने और उन्होंने एक भी प्रत्याशी कार्यकर्ता को नहीं बनाए। इसके चलते माननीय महेंद्र राजभर जी की भावना आहत हुई और उन्होंने एक अलग हट करके सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन किया और उसको 2-3 साल तेजरे हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा जो मुखरता से माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बोलते थे, जिस मुखरता से भागीदारी की बात करते थे, हिस्सेदारी की बात करते थे, आरक्षण की बात करते थे, तमाम उनका मुद्दा था। वह कहते थे कि बिजली का बिल माफ करवा देंगे, उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन आज वह सत्ता में जाने के बाद उनका सारा मुद्दे से भटक गए। आज की डेट में वह जितनी 69,000 शिक्षक घोटाला हुआ था बोलते थे, जांच आज तक भी घोटाला नहीं हुआ। अभी दूर की बात छोड़िए, अभी जो रिजल्ट आया है उत्तर प्रदेश पुलिस का, आपने देखा होगा कि ओबीसी की सीट में शिवानी उपाध्याय, मिश्रा जी, तिवारी, तमाम फॉरवर्ड के लोग, वो जनरल के लोग, ओबीसी की सीट में उन्हों का नाम आया था, आपने देखा होगा, लेकिन इस पे इनकी जुबान नहीं खुली। आए दिन लगातार आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज हो गया है। जंगल राज में अभी कल बता दूं आपसे, मैनपुरी में गोली मारी गई, गोविंदनगर में घर जला दिया गया, तब आए दिन गोली मारी जा रही है, बहन बेटी अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार आए दिन हो रहा है। लेकिन जितने ओबीसी के नेता हैं, खासकर मैं ओबीसी को मैं ट्रोल कर रहा हूं, जितने ओबीसी के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, सब के सब जाके वहां पे तलवे चाट रहे हैं। किसी की हैसियत नहीं है कि अपने भागीदारी हिस्सेदारी की हम बात वहां रख सकें, चाहे कोई भी हो। अभी मौर्य समाज की बात करते हैं, अभी बीएचयू में कुशवाहा समाज की बेटी थी जिसको अब तक न्याय नहीं मिला। अभी कल परसों की घटना बता दूं आपको, पश्चिमांचल में मौर्य समाज की बेटी थी, उसको तमाम तरीके से उसको इज्जत भी लूटे, उसको रेप किए, उसको मार के फेंक दिए। तो आए दिन पिछड़ा का और दलित का अत्याचार के शिकार हो रहे हैं।
ये सब के सब चुप बैठे, अपनी कुर्सी बचाने में बैठे हो। तो कहीं न कहीं आज हम देख लें तो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, सबसे दुर्दिन काल चल रहा है। उतना ही नहीं, अभी कल जो सोशल मीडिया पर जारी हुआ, पूरे विश्व में सबसे खुश देशों का एक लिस्ट जारी हुआ, जिसमें हम पाकिस्तान से पीछे हैं। 118 नंबर है, कल देखे होंगे सोशल मीडिया पर आप। तो कहीं न कहीं जो ओबीसी के जितने भी लीडरशिप हैं, जा करके खासकर जो ना भागीदारी, हिस्सेदारी जो लूटा जा रहा है, उसमें आप कहीं न कहीं अभी कल परसों का बयान सुनिए। अभी हाई कोर्ट के एक जज ने, मिश्रा जी ने बयान दिया है, उस गद्दार को फांसी होनी चाहिए। वो बयान दिया है कि कोई किसी बेटी का नाड़ा खोलने पर, उसका स्तन को पकड़ने पर, उसको पुलिया के नीचे घसीट के ले जाने पर उस पे कोई मुकदमा नहीं बनेगा। वह अपराध में, चाहे रेप में, चौथम नहीं आएगा। या तो उस नालायक इंसान, उस गद्दार की या तो बहन बेटी नहीं होगी, तब इस बात को कहा होगा। उसकी असंवैधानिक टिप्पणी पर यदि वापस बयान को नहीं लेता है, संविधान की कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे सड़कों पर आकर के और उसको हम बदलेंगे। ऐसे ऐसे लोग किसके कहने पर ये सब बयान आ रहा है? ये कौन सा लोग हैं? कॉलेजियम सिस्टम के तहत से सदियों से वो लोग जाके वो जज बनते हैं। हमारे समझ से कॉलेजियम सिस्टम को बंद करना चाहिए। जब भारत सरकार में आईएएस की नौकरी पाने के लिए जब आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, तो वहाँ का जज बनने के लिए भी परीक्षा होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम की विरासत को खत्म करनी चाहिए। अभी आप पार्टी के सरकार में यही चीज़ें हो रही है, पिछड़े दलितों का शोषण हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि हमने आवास बिना देखे आवास दिया, हर घर आवास दिया, बिना जाति भाव, बिना जाति बिरादरी देखे आवास दिया। फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़े दलितों का शोषण करती है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना आज ही कोई नया चीज नहीं है, संविधान में दिया हुआ बहुत पहले का चीज। ये कोई नई चीज नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी दे रही और दूसरी तरफ से उसको वसूल रही। ये बताइए कि पहले डीएपी था 1000 रुपये के नीचे का, उसका वजन था 50 केजी। इस समय 45 केजी का 5 किलो घटा भी दिया और दाम उसका 1600-1800 कर दिया। यूरिया थी 150-200 की, उसका वजन 50 केजी था और यहाँ कर दिया उसको 45 केजी दाम बढ़ा दिया। वही गैस सिलेंडर 400 रुपया में हम लोग खरीदते थे, आज हम लोग 1000 से पार 1400-1200 रुपये हम लोग सिलेंडर खरीदे हैं। तो ये जो एक छलावा जो कहते कि हमने आवास दिया, हमने पेंशन दिया, आज कोई नई चीज नहीं दे रहे हैं। ये संविधान में अधिकार है, जो एक वोट देता है वह जनता के लिए आप चुन गए, तो जनता का विकास करने के लिए, ये शौचालय बनाने के लिए, चाहे उसका बहुत, ये कोई नई बात नहीं, कोई नई योजना नहीं है, ये बहुत पुरानी योजना है। और अन्य सरकारें में, चाहे जब बसपा की सरकार थी तब भी, सपा की सरकार तब भी, और केंद्र में सरकार थी कांग्रेस तब भी, वह आता था, मिलता था। आज कोई नई चीज नहीं दे रहे। चलिए ये लेवल, अभी बात हो रही थी राष्ट्रीय स्तर की। अब हम बात करते हैं सामाजिक और समाज को लेकर। देखा जाता है कि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में हम कितना दे पाते हैं। हम अगर किसी बड़े स्तर के नेता हैं, कोई अधिकारी है, तो अपने समाज के लिए हम कितना कर पाते हैं। आज के युग में जो चल रहा है वो मैं आपसे सवाल करूँ। जी। तो देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर लगातार चर्चे में बने रहते हैं, और सिर्फ इसलिए चर्चे में बने रहते हैं कि राजभर समाज का उद्धार अगर किसी ने किया और राजभर समाज को अगर किसी ने बढ़ाया, राजभरों का जिसने नाम बढ़ाया, वो ओम प्रकाश राजभर है। ये ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। यहाँ देखते हैं कि राजभर समाज को किस तरीके से लेके ओम प्रकाश राजभर चलते हैं और कितना राजभरों के लिए ओम प्रकाश राजभर किए। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बता दूं कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ये पहले राजभर के विधायक नहीं है। इनके पहले दूधनाथ राजभर हुआ करते थे। सुखदेव राजभर जी विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। रामचंद्र राजभर जी, तमाम लोग जितने हैं। देखिए, समाज का उत्थान करने के लिए सरकार और सत्ता का होना जरूरी है, लेकिन ये तो वहां पहुंचने के बावजूद भी हम देख रहे हैं आज उनकी बोलती बंद है।
जितना अत्याचार उन्हीं का पदाधिकारी फिरोजाबाद में संत राम कश्यप को ये कहते हैं पीला गमछा लगा के जाओ औलाद खा के आओ, वहां लोग मारे। बलिया में घटना आपने देखा, वहां आज भर को लोग मारे, ये बाद में कहे कि हमने कार्रवाई किया है। तो कार्रवाई तो कोई करा सकता है यदि उनकी गलती रहेगी, लेकिन उसमें एक बयान दिए थे अरुण राजभर जी की पुलिस वाले यदि पीला गमछा तरफ आग उठाएगी तो उसका आग निकाल लेंगे। लेकिन दया शंकर सिंह राजपूत का बेटा, वो भी कैबिनेट मंत्री, उन्होंने एहसास दिया, करा दिया। उन्होंने कहा कि यदि जो बाबा की पुलिस को यदि कोई व्यक्ति आंख दिखाएगी तो ये बाबा की पुलिस है, उनका कलेजा निकाल देंगे। तो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ओबीसी और दलित को जो उसमें राजनीति कर रहे हैं, कोई पदाधिकारी हो, उसको समय समय पर उसकी औकात बताते हैं कि सुन तुम्हारी औकात इतना ही है। आज जिस प्रखर से मुद्दे की बात कर, ये बोलते थे माननीय प्रकाश राजभर जी कि हर भाषण में आप देखे होंगे कि हाथ बिजली के बिल से कितने लोग परेशान हो, तो कहते थे कि हम परेशान करते हैं, ठीक है हम सत्ता में जाएंगे तो आपका एक बल्ब जलवाएंगे, हम 0 मीटर करवा देंगे। क्या किए समाज के लिए? समाज के आरक्षण के नाम पर अब तक चाहे अनिल राजभर जी हों चाहे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, 2 नेता वहां पहुंच गए हैं। वो लोग कहते थे कि हम भला करें, क्या भला समाज का किए? उसके बाद आज तक जो अभी जो आरक्षण में जो लूटा गया, जो ओबीसी में अभी मैं जल्द बताया हूं कि उस समय कितने हैं, वो हक किसके पास गया लूट करके? तो ये लोग समाज की भला के नाम पर ही अपनी दुकान चला रहे हैं। जब तक एक उचित और नैतिक मान्य मूल्यों में शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक हर चौखट पर शिक्षा रूपी दिया नहीं जलेगा, तब तक परिवर्तन होने वाला नहीं है। बाबा साहब महान दार्शनिक थे, बाबा साहब महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा था किसी समाज की विकास को हम उसके समाज में कितनी नारी, कितनी महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं, कितनी विकसित हो चुकी है, उसका पैमाना हम महिलाओं के एजुकेशन से हम करते हैं। तो आज की डेट में आपने बाबा साहब की शिक्षा की बात कही, तो शिक्षा पे आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा है। देखा जाए तो लोग सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। अभी देखा जाता है कि राजभर समाज, आपके समाज से जुड़ा हुआ बात कर ले, राजभर समाज 60 से 70% ऐसे अभी भी हैं जो जिनके पास रहने के लिए ढंग का घर नहीं है, न छत है ढंग का, छत के ऊपर, सिर के ऊपर। तो देखा जाए तो शिक्षा के बात अगर कर लिया जाए तो आज भी 60% ऐसे, 60 से 70% ऐसे राजभर परिवार है कि जो सुविधा मिलती है, जो वहाँ के जो अध्यापक है वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अंग्रेजी माध्यम में, और आपके बच्चों को पढ़ाएंगे सरकारी में, तो खुद सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो उनको लेके क्या कहना चाहेंगे, और सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस चीजों पे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो जितने भी संस्थान बनाए गए हैं, खासकर आपने एक सवाल किया कि सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार का पैसा लेते हैं और प्राइवेट में पढ़ाते हैं। इसके पहले आपने एक न्यूज चैनल में आया था, आपने सुना होगा कि सरकार ने कहा था कि जिसके बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे तो उनको हम 1,000 रुपये प्रति महीना देंगे। आपको याद होगा बीच में सरकार ने लॉन्च किया। अच्छा, सरकारी में पढ़ेंगे उसको कोई योजना नहीं है, बात समझिएगा। तो ये सरकार की एक गलत मानसिकता है कि वह खुद नहीं चाहती है कि सरकारी बच्चे जो सरकारी स्कूल हैं पढ़ाई करें, वह जितना बेनिफिट प्राइवेशन में करे यदि वह चाहती तो आज जितने सरकारी संस्थान हैं जिसका वह निजीकरण सरकार कर रही है, निजीकरण कर रही है, तो उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा फंडा है। आज की डेट में जो व्यक्ति जो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर को जो पढ़ा रहे हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर जो गुणवत्ता है वह वहाँ पे टेट पास करके जाते हैं, सीटेट पास करके जाते हैं, तब जाकर वहाँ पढ़ाते हैं, बात समझिएगा। लेकिन जो वहाँ पढ़ाते हैं सरकारी, सॉरी, ये जो प्राइवेट पढ़ाते हैं
उनका जाकर यदि पता करेंगे तो कोई ग्रेजुएट है, कोई बीएससी है, कोई इंटर पास, ऐसे यानी कि वह बिजनेस के तरीके से किया जा रहा है। और आज की डेट में जो शिक्षण संस्थान है, आज तमाम शिक्षण संस्थान आईआईटी रुड़की से लेकर के चाहे बीएचयू हो, तमाम जो संस्थान बने हैं, जेएनयू हो, आज एक सरकार की बहुत गलत मानसिकता से, मतलब मैं बता रहा हूँ कि वह धीरे धीरे इसको निजीकरण के समाप्त करना चाहती है कि कल की डेट में जितेंद्र भारत जैसे लोग, विवेक चौहान जैसे लोग, तमाम ऐसे लोग जाकर जो उच्च संस्थानों में जो पीएचडी करके जो शोध करते हैं वहां पे न पहुंच पाए, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया कदम सरकार खड़ी है और वहां पे उसका वहन नहीं कर पाती, यानी कि सरकार इसका दोषी है। वह चाहे तो वहां पे डाइवर्ट नहीं होंगे, उतनी व्यवस्था सरकार दे सकती है। बने हुए थे जितेंद्र भारती जी, जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक और कुछ धरातल के मुद्दों पे चर्चा की है। और इसी के साथ बने रहें, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।